चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 9वां लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके थे, लेक्चर 9। हमने पिछले लेक्चर में गिफ्ट के प्रोविजन को अट्रैक्ट करता हुआ एक अच्छा खासा सम किया। प्रोविजंस आपको क्लियर रहे होंगे। इस सेशन को मैं 10वां लेक्चर नहीं बोल रहा हूँ, मिसलेनियस लेक्चर बोल रहा हूँ अगेन, क्योंकि इस लेक्चर में बहुत ज़्यादा नई चीज़ें नहीं डिस्कस कर रहे हैं। हम पूरे गिफ्ट के प्रोविजन को फटाफट में रीड करवा रहा हूँ, और मैंने आपको बताया था कुछ इसके फिनिशिंग टचेज हैं, वो मैं आपको इस लेक्चर में करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, तो आप बुक्स ले लीजिए, एक बार आपको रीडिंग हो जाए आपके लिए। फटाफट फास्ट करूंगा। यस, पेज नंबर 366 पे आ जाइए। 367 पे आगे जाए, इनफैक्ट 368 पे आ जाइए। अच्छे से काट पीट करना, क्योंकि कुछ प्रोविजंस इनइफेक्टिव हो गए, काटने जरूर है। मनी और प्रॉपर्टी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, सेक्शन 56 सबसेक्शन 2। अब आपको उसके नीचे दिख रहा है सेक्शन 56, तीन प्रोविजन दिख रहे हैं। सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लोज 7, 56 2 क्लोज 7a, 56 2 10। What you need to do is, अब इफेक्टिव है सिर्फ एक, 56 to 10 ऊपर वाले मर्ज हो गए, आप ऐसा बोल सकते हो इन शॉर्ट। तो आप काट दीजिए दोनों ऊपर वाले प्रोविजंस को, 56 to 10 पे आ जाएंगे हम। उसके बाद वो डिटेलिंग आ गई 56 to 10, 114.1 पे रहा। सेक्शन 56 to 7 इज एप्लीकेबल व्हेन 7 इज एप्लीकेबल, ध्यान से सुनना, 7 अब एप्लीकेबल नहीं है वैसे, पर इन्होंने कहा 7 इज एप्लीकेबल व्हेन सम ऑफ मनी और प्रॉपर्टी इज रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल और एचयूएफ ऑन और आफ्टर 1/4/10/2009 बट बिफोर 1 अप्रैल 2017। मतलब 2017 से पहले अगर गिफ्ट मिली तो ये 7 वाला एप्लीकेबल रहता था। एंड मनी एंड प्रॉपर्टी ऑब्वियसली फॉल्स इन एनी ऑफ द फॉलोइंग 5 कैटेगरीज, तो ये टैक्सेबल होता था। तो दोनों लाइंस काट सकते हो आप। The scope of this provision has been extended by section 56 to 10। ये स्कोप बढ़ गया, मतलब पहले ये सेक्शन सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए लागू था। इंडिविजुअल और एचयूएफ को गिफ्ट मिली तो टैक्सेबल होगा, बट अब बोला अरे छोड़ो इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं, किसी को भी गिफ्ट मिली सबके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। तो 56 to 10 क्या कहता है? एक्सटेंडेड वर्जन इज एप्लीकेबल व्हेन सम ऑफ मनी और प्रॉपर्टी इज रिसीव्ड बाय एनी पर्सन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2017, मनी और प्रॉपर्टी फॉल्स इन एनी ऑफ द फॉलोइंग 5 कैटेगरीज। 5 कैटेगरीज अब आप लोगों को पता है, फटाफट पढ़ जा रहा हूँ। कैटेगरी 1 नीचे जाइए। एनी सम ऑफ मनी दैट इज गिफ्ट इन कैश और चेक और बाय ड्राफ्ट, टैक्सेबल कब होगी? जब एग्रीगेट अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड विदाउट एनी कंसीडरेशन फ्रॉम वन और मोर पर्सन्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक्सीड्स 50,000, होल ऑफ सच एग्रीगेट वैल्यू विल बी चार्जेबल टू टैक्स। बाजू में देखो सारे ट्रांजैक्शंस का टोटल लगाना है। कैटेगरी 2 पे है। अच्छा, कैटेगरी 1 में लास्ट 2 लाइंस लिखी हुई थी, फॉर डीम्ड अप्रूवल ऑफ गिफ्ट ऑफ मनी टू अ नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनी सी पैरा 27.9, वो 2 लाइंस आप काट देंगे, हमारे लिए भी काम की नहीं है। सही टाइम पे मैं इसका छोटा सा वर्जन आपको बताऊंगा, अभी के लिए छोड़ दीजिए। कैटेगरी 1 अभी के लिए काट ही दीजिए आप, बिंदास। कैटेगरी 2, immovable property without consideration. If immovable property without any consideration is received and stamp duty value of which exceeds 50,000, stamp duty value will be chargeable to tax. Single transaction आपको कंसिडर करना है, ऐसा बहुत बच्चों वाली बात है, आपको आ गई होगी। Immovable property for a consideration which is less than stamp value, मतलब immovable property inadequate consideration. Immovable property is received for a consideration. Transaction satisfies the following conditions. गिफ्ट कब मानी जाएगी, मतलब चोर कब कहलाओगे? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड्स 105% ऑफ कंसीडरेशन, आपको याद कर रहे थे। एंड इतना ही नहीं, अगर ऐसा हुआ तो आप चोर माने जाओगे, मतलब गिफ्ट मानी जाएगी, तो क्या टैक्सेबल होगी? तो तब होगी जब बी फुलफिल होगा। डिफरेंस बिटवीन स्टैम्प वैल्यू एंड कंसीडरेशन इज मोर देन 50,000। इफ अबाउट 2 कंडीशंस आर सैटिस्फाइड, डिफरेंस बिटवीन स्टैम्प वैल्यू एंड कंसीडरेशन इज चार्जेबल टू टैक्स। जानते हैं आप सब लोग ये। कैटेगरी 4, मूवेबल प्रॉपर्टी without consideration. If aggregate fair value of movable property is received without consideration during a previous year exceeds 50,000, whole of aggregate fair value of movable properties will be chargeable to tax.
ऑल ट्रांजैक्शंस का टोटल लगाना है। सेम गोज फॉर कैटेगरी 5, मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर कंसीडरेशन व्हिच इज लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू। इफ मूवेबल प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज इज रिसीव्ड फॉर कंसीडरेशन व्हिच इज लेस देन एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू बाय एन अमाउंट एक्सीडिंग 50,000, मतलब बेनिफिट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो सारे ट्रांजैक्शंस का टोटल 50,000 से ज्यादा है तो टैक्सेबल हो जाएगा। बहुत इजी है, सब हो चुका हमारा। 368 पे नीचे नीचे जाइए। 2 मिनट के लिए रुको, हाँ मैं खाली चेक करूँ, एरोप्लेन मोड पे डालना भूल गया हूँ मैं। चलिए 368 पे नीचे नहीं चाहिए, हो चुका है ये भी मैं बता चुका हूँ। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है इस सेक्शन के लिए? मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर दिस पर्पस मींस फॉलोइंग कैपिटल असेट्स ऑफ द एसएससी दैट इज रिसिपिएंट। रिसिपिएंट के लिए ये सारी चीजें मूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएगी। शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, ज्वेलरीज, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स और एनी वर्क रिलेटेड टू आर्ट, बुलियन एक्सेट्रा। और प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा? प्रॉपर्टी बोले तो मूवेबल इमूवेबल दोनों है, तो इसमें लैंड और बिल्डिंग और बोथ जोड़ दिया गया है। बड़ा इजी है, वी हैव डिस्कस्ड। पर एक अच्छी बात मैं आपको फोकस करवाऊंगा जो मैंने तब स्ट्रेस नहीं डाला था, बट अब जरूर स्ट्रेस डालूंगा क्योंकि अब ये मायने लगेगी। पता है आपको कोई मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी मैंने गिफ्ट में दी, गिफ्ट कब कहलाएगी वो? पहले तो मूवेबल प्रॉपर्टीज, इमूवेबल प्रॉपर्टीज उस कैटेगरी में फॉल करती हो जो इस सेक्शन के नज़र में प्रॉपर्टी है, जैसे कि ज्वेलरी। तो मैंने आपको ज्वेलरी दी तो गिफ्ट तो कहलाएगी। अब ये टैक्सेबल होगी या नहीं? अगर फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है सारे मूवेबल प्रॉपर्टी का टैक्सेबल होगी, है ना? अब ध्यान से सुनना, मूवेबल प्रॉपर्टी आपके लिए गिफ्ट तो कहलाएगी अगर वो इन कैटेगरीज में से कोई प्रॉपर्टी हो प्लस वो आपके लिए कैपिटल एसेट हो। मूवेबल प्रॉपर्टी आपके लिए गिफ्ट तो कहलाएगी अगर इनमें से कोई कैटेगरी में फॉल करती हो, जैसे ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स एक्सेट्रा, प्लस वो आपके लिए कैपिटल एसेट हो तो वो गिफ्ट कहलाएगी। इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट तो कहलाएगी अगर वो लैंड और बिल्डिंग और बोथ हो, प्लस आपके लिए वो कैपिटल एसेट हो, जिसको मिल रही है उसके लिए वो कैपिटल एसेट हो तो वो गिफ्ट कहलाएगी। टैक्सेबल होगी या नहीं वो आगे जाके क्राइटेरिया 50,000 वाले सेट करने पड़ेंगे। तो ये मैं क्या कह रहा हूँ वो मैं आपको विस्तार कर देता हूँ। आप मेरे फ्रेंड है, सीए के स्टूडेंट है या सीए बन चुके हैं, तो यू आर इन्वॉल्व इन प्रोफेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन। मैंने आपको बर्थडे पे कोई ज्वेलरी, अंगूठी गिफ्ट में दे दी, ठीक है, जिसकी कीमत थी 52,000 रुपये। अब अंगूठी आपके लिए गिफ्ट है या नहीं तो देखने का, क्या अंगूठी उस कैटेगरी में फॉल करती है? हाँ, ज्वेलरी वाली कैटेगरी में। क्या अंगूठी आपके लिए कैपिटल एसेट है? बिल्कुल कैपिटल एसेट है। कैपिटल एसेट की डेफिनेशन कैपिटल गेन्स चैप्टर में हमने पढ़ी थी। कोई भी टाइप की प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट होती है एक्सेप्ट नीचे लिखी गई कुछ चीजें, है ना? नीचे लिखी गई चीजें कैपिटल एसेट नहीं होती, और उसमें था पर्सनल इफेक्ट्स कैपिटल एसेट नहीं होते, बट पर्सनल इफेक्ट्स के भी एक्सेप्शंस थे। ज्वेलरी याद आ रहा है कुछ वहां भी थे, ड्राइंग्स, पेंटिंग एक्सेट्रा, तो वो फिर कैपिटल एसेट थे। तो भैया एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को जब मैं ज्वेलरी गिफ्ट देता हूँ तो उसके लिए तो कैपिटल एसेट है, पर फॉर अ मोमेंट मान लीजिए आप ज्वेलर हो, सुनार हो, ज्वेलरी का धंधा करते हो, कोई मेरे दोस्त, और अब मैंने वही अंगूठी आपको 51,000 की गिफ्ट में दी आपके जन्मदिन पर, तो यार अब ये ज्वेलरी बेसिकली आपके लिए कैपिटल एसेट नहीं कहलाएगी क्योंकि उन चीज़ों का तो आप धंधा करते हो। तो दैट ज्वेलरी नाउ बिकम्स योर स्टॉक इन ट्रेड, इट्स काइंड ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। आपको कैपिटल एसेट की डेफिनेशन याद होगी, कैपिटल एसेट हर टाइप की प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट होती है एक्सेप्ट नीचे लिखी गई 6, जिसमें से पहली ही थी स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड कभी कैपिटल एसेट नहीं होती। दूसरी थी पर्सनल इफेक्ट। तो यार अगर मिलने वाले के लिए वो प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट है तो वो गिफ्ट कहलाएगी। मिलने वाले के लिए जिसको चीज मिल रही है उसके लिए वो प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड है, स्टॉक इन ट्रेड है तो वो कैपिटल एसेट नहीं है। अब फर्क क्या पड़ता है? आपको कोई चीज मिली इन कैटेगरीज में से मिली
प्लस वो आपके लिए कैपिटल एसेट है तो ही वो इस सेक्शन में गिफ्ट है, वरना वो गिफ्ट नहीं है। फिर ध्यान से पढ़िए, कैपिटल एसेट की बात पे मैंने तब विस्तार नहीं किया था क्योंकि हम मेन चीज़ या एसेंस नहीं समझ पाते, तब उलझ जाते यहाँ पे। अब ये डेफिनेशन को पढ़िए, मूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स फॉलोइंग कैपिटल एसेट ऑफ द रिसिपिएंट। आगे की चीज तो आपको पता है। डन, लेट्स प्रोसीड। उसके बाद आपके पास एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज हैं। एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि ये पूरी मैंने यहाँ लिस्ट की थी, आपको ध्यान नहीं है तो आप रीड कर सकते हो, रीडिंग हो चुकी है एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे 370 पे अदर 11 पॉइंट्स हैं। अदर 11 पॉइंट्स में पहली नंबर की पॉइंट काट दो, दूसरी नंबर की, इनफैक्ट पहली नंबर की पॉइंट रीड ओनली मार्क कर दो ना, है तो काम की नहीं बट आपको समझ आनी चाहिए, मैंने ये चीज कराई है तो एक बार को गो थ्रू कीजिए, दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। सेकंड टिक कर लीजिए, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, वी आर डन। रिलेटिव की डेफिनेशन रीडिंग भी हो चुकी है ना, पूरी डेफिनेशन मैंने यहाँ बनाई थी। फिर सेकंड नंबर की पॉइंट में रिलेटिव की डेफिनेशन है, जहाँ ये चार्ट बना हुआ है 7 रिलेटिव्स का, उसके नीचे एक नोट है, वो नोट आप काट दीजिए, नोट आप काट दीजिए। तीसरे नंबर की पॉइंट काट दीजिए। चौथे नंबर की पॉइंट टिक कर लीजिए। फालतू सी है, पता ही आपको, शादी पे मिली गिफ्ट एग्जेम्प्टेड है, किसी और ओकेजन पे गिफ्ट मिली वो टैक्सेबल है, वी नो, हमने सम भी कर लिया। फिफ्थ भी टिक कर लीजिए, ये प्रोविजन एप्लीकेबल रहेगा चाहे रिसिपिएंट ऑफ गिफ्ट रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, सबके लिए प्रोविजन इक्वल है। आप अगर नॉन रेसिडेंट हो, गिफ्ट इंडिया में रिसीव कर रहे हो, इंडिया में रिसीव कर रहे हो मतलब वो इंडियन इनकम हो जाती है, इंडियन इनकम के ऊपर तो सबको टैक्सेबल टैक्स भरना रहता है, ये प्रोविजन सबके लिए बनाया गया है, तो टिक कर लीजिए, अच्छा नॉलेज था ये। फिर सिक्स भी टिक कर लीजिए, ये प्रोविजन लागू पड़ेगा चाहे डोनर गिफ्ट देने वाला रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, वो मायने नहीं रखता, आपको गिफ्ट मिली वो मायने रखता है। फिर सेवंथ काट सकते हो, प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया, या तो फिर मतलब वो मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, मूवेबल प्रॉपर्टी क्या, या यहाँ टिक कर लो क्योंकि वो उधर पिछले पेज पे पेज के नीचे नीचे में भी ध्यान ना जाए तो यहाँ टिक कर लो, ये पॉइंट हमने डन कर ली। एट्थ काट दीजिए, ज्वेलरी क्या होती है उसका मतलब समझाया गया है, काम का नहीं है। नाइन्थ आप काट दीजिए। उसके बाद 114.1-2 कुछ डिस्कशन से फटाफट ले रहा हूँ। वैल्यूएशन रूल्स। यार आपको कोई गिफ्ट मिली मूवेबल प्रॉपर्टी, क्या बोलते हैं उसकी फेयर मार्केट वैल्यू अगर 50,000 से ज़्यादा है तो टैक्सेबल होगी। अब हम किसी की फेयर मार्केट वैल्यू कैसे आंके, उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए, कुछ रूल्स तय किए। आपको जो चीज़ मिली उसकी कीमत कितनी, हाउ टू डिटरमाइन, तो डिपार्टमेंट ने उसके लिए कुछ रूल्स बनाए, वो देखिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने दोस्त से टाटा नाम की कंपनी के कुछ शेयर्स खरीदे, कुछ 500 शेयर्स खरीदे, कितने में पता है, 90 रुपए में। आप कह रहे हैं, आपको लग रहा होगा ये तो सुना हुआ लग रहा है, जी सुना हुआ है, वो सब में आया था ये। दोस्त से टाटा कंपनी के शेयर्स खरीदे, 500 शेयर्स खरीदे 90 रुपए में, जिनकी कीमत बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे 300 थी शायद, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे 310। अब इसकी मार्केट वैल्यू क्या मानी जाए, तो आपको पता है दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस में जो भी वैल्यू चल रही थी उसमें से जो लोएस्ट ट्रेडेड वैल्यू होगी वो वैल्यू कंसिडर कर दी जाएगी। तब तो मैंने बता दिया टैक्स पेयर का फायदा भी उसी में है, बट एक्चुअली इट्स अ रूल, डिपार्टमेंट खुद कहती है कि आप इसमें से लोअर कंसिडर कर सकते हो, तुम्हारा फायदा है। तो यार वैल्यू क्या कंसिडर करने का अलग अलग सिचुएशन में, उसके लिए रूल्स बनाए गए, एक बार को गो थ्रू कर लेते, रीड ओनली मार्क कर दीजिए। जैसे कि आपको पहली प्रॉपर्टी मिली है इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या की जाए, कैसे पता की जाए, तो उन्होंने बोला सिंपल, इमूवेबल प्रॉपर्टी की स्टैंप वैल्यू ही उसकी फाइनल वैल्यू है, एफएमवी हम नहीं देखते। फिर ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, वर्क ऑफ आर्ट, ये सारी चीजें मिली तो चेक करने का क्या वो आपको मिली है फ्रॉम अ रजिस्टर्ड डीलर, क्या आपने वो खरीदी वगैरह है किसी रजिस्टर्ड डीलर से। रजिस्टर्ड डीलर मतलब सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड पुराने जमाने में, अब जीएसटी में रजिस्टर्ड। तो अगर आपने रजिस्टर्ड दुकानदार से ये चीजें खरीदी या ली हैं तो आपको बाकायदा पक्का बिल मिला होगा, बिल।
तो बिल की जो वैल्यू है वही एफएमवी मान ली जाएगी। बिल की जो वैल्यू आपकी नज़र में उसकी क्या वैल्यू है, डजंट मैटर, बिल में जो लिखा हुआ है वही फाइनल वैल्यू। तो इफ परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर, इफ ज्वेलरी आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस आर रिसीव्ड बाय वे ऑफ परचेज ऑन वैल्यूएशन डेट फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर, इनवॉइस वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टीज शैल बी एफएमवी। अच्छा, आगे वाले पेज पे जाओगे, इन एनी अदर केस, मतलब रजिस्टर्ड इंसान से नहीं खरीदे तो प्राइस विच सच ज्वेलरी आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस वुड फेच इफ सोल्ड इन द ओपन मार्केट ऑन वैल्यूएशन। जा रहे थे रास्ते पे, किसी की गिरी हुई सोने की अंगूठी मिल गई, अंगूठी मिली आपको। अब या चलो छोड़ो ना, एग्जाम्पल को सिंपल कर देता हूँ ना मैं यार। मेरे पास पड़ी थी अंगूठी, कहीं से आई हुई, मैंने आपको गिफ्ट में दे दी, मतलब मेरे से आपको अंगूठी मिल गई, तो यार आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड डीलर, मैं रजिस्टर्ड ज्वेलर नहीं हूँ। तो अगर आपको कोई चीज़ किसी रजिस्टर्ड दुकानदार से नहीं खरीदी है तो इसकी एफएमवी क्या मानी जाएगी, एफएमवी क्या मानी जाएगी, चेक किया जाएगा मार्केट में ये कितने रुपए पे फेच होगी, मार्केट में इसकी क्या कीमत है वही एफएमवी। कोई प्राचीन सिक्का पड़ा था, मैंने आपको गिफ्ट में दिया, तो आपको चेक करना पड़ेगा मार्केट में ये कितना फेच कर सकता है, वही एफएमवी, थोड़ी इंक्वायरी करवा के आने की। फिर कोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, शेयर्स मिले गिफ्ट में, सिक्योरिटीज मिले, कोटेड, कोटेड बोले तो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड, रिसीव्ड बाय वे ऑफ ट्रांजैक्शन कैरिड आउट थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इंडिया। आपको शेयर्स एंड सिक्योरिटीज मिली और वो वाया ट्रांजैक्शन कैसे हुआ, वाया स्टॉक एक्सचेंज ही मैंने आपको वो दिया। तो जिस वैल्यू पे ट्रांजैक्शन स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड हुआ होगा वही एफएमवी मान लीजिएगी, वैल्यू में पड़ी है द ट्रांजैक्शन वैल्यू रिकॉर्डेड इन स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, यही मैं आपका दोस्त हूँ, टाटा के शेयर्स दे रहा हूँ, मैं बोला छोड़ो स्टॉक एक्सचेंज के वाया क्यों मैं आपको बेचूं यार, स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकरेज भरना पड़ेगा ना, चार्जेस भरने पड़ेंगे, छोड़ो ना यार, डायरेक्टली आप मेरे से शेयर्स खरीद लो ना। तो देखो कोटेड शेयर्स, शेयर्स लिस्टेड है बट आपको दे आर नॉट रिसीव्ड बाय वे ऑफ ट्रांजैक्शन कैरिड आउट थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इंडिया, आपको वाया स्टॉक एक्सचेंज नहीं मिले। तो वैल्यू क्या होगी, लोएस्ट प्राइस ऑफ शेयर्स quoted on any recognized stock exchange India on the valuation date, lowest price on any stock exchange, मतलब BSE NSE दोनों में से जो lowest price होगी उस दिन वो। उसके बाद की 4 लाइन्स आप उड़ा सकते हो, ठीक है, 5वीं पॉइंट उड़ा सकते हो, 5वीं पॉइंट दूसरी बार भी है वो भी उड़ा सकते हो और 6ठी भी उड़ा सकते हो। उसके नीचे इनफैक्ट नोट्स हैं वो पूरे काट सकते हो आप, दे आर नॉट रिलेवेंट फॉर अस। 371 पेज नीचे का जो जा रहा है। तो यहाँ तक आपकी रीडिंग कंक्लूड हुई। ये रीड मैंने भी कर लिया, आप भी एक बार को गो थ्रू कर लीजिए, लैंग्वेज पे कमांड आ जाएगी। बहुत ज़रूरी होती है रीडिंग, लाइव क्लास में तो आपको पता है कि हम रीडिंग करें बिना छोड़ते नहीं है कोई चीज़। तो आई डोंट वांट कि वीडियो में वो पॉइंट छूटता जाए, तो इसके लिए रीडिंग लेना ज़रूरी थी, तो मैंने ले ली। अगले सेशन में आता हूँ, लेक्चर नंबर 10 हम उसको बोलेंगे। लेक्चर नंबर 10 में मैं कुछ केसेस आपके सामने शेयर करूंगा। आप पता है मैं क्या हिंट दे के जाता हूँ, देखो मेरे पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, एज अ गिफ्ट मैंने वो आपको दी। अब मुझे कुछ जवाब चाहिए, मतलब मुझे एक्चुअली टैक्स कंसीक्वेंसेस चाहिए, गिफ्ट मिली उसके लिए एंड गिफ्ट दी उसके लिए। अगर मेरे पास कोई ज़मीन का टुकड़ा है, मैंने वो एज अ गिफ्ट आपको दिया, पहले आप मुझे आंसर करेंगे क्या आपके लिए वो टैक्सेबल होगा या नहीं। तो आपको देखना पड़ेगा क्या उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है, तो आपको पता चल जाएगा। पहले सवाल का जवाब क्या आपके लिए वो टैक्सेबल है या नहीं, वो आप मेरे को पता होगा। अलग अलग केसेस दूंगा मैं बुक के हम सॉल्व करेंगे। दूसरा, जिसने गिफ्ट आपको दी, क्या उसके लिए वो ट्रांसफर माना जाएगा एंड उसको कैपिटल गेन्स टैक्स भरना पड़ेगा। तो अगर आप दिमाग चलाओ ना, तो कैपिटल गेन्स टैक्स कब भरना पड़ता है किसी इंसान को, जब कैपिटल एसेट हो और कैपिटल एसेट ट्रांसफर हुआ हो तो भरना पड़ता है। अब मैंने अगर आपको जमीन का टुकड़ा दिया तो जमीन का टुकड़ा इज अ कैपिटल एसेट, मैंने आपको एज अ गिफ्ट दिया, तो आपको पता होगा हमने कैपिटल गेन्स चैप्टर में पढ़े थे कुछ ट्रांजेक्शंस विच मे लुक लाइक ट्रांसफर बट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ट्रांसफर। और उसी में ही एक था कि अगर कोई इंसान एज अ गिफ्ट किसी को कोई चीज़ देता है या एज अ विल किसी को कोई चीज़ देता है, वो ट्रांसफ़र नहीं माना। तो मेरे लिए कैपिटल एसेट तो था बट ट्रांसफ़र नहीं था, ये ट्रांसफ़र नहीं था, तो कैपिटल गेन्स टैक्स मुझे नहीं भरना पड़ेगा। मतलब आपको हर केस में बताना है कि मुझे कैपिटल गेन्स टैक्स भरना पड़ेगा या नहीं। तीसरी चीज़ आपको ये बतानी है कि कल को जाके आपको जो चीज़ मिली है
कल को जाके आप आगे बेचते हो तो आप जब कैपिटल गेन गिनोगे, व्हाट विल बी योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? कैपिटल गेन गिनने के लिए याद है फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, लेस एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ट्रांसफर, नेट कंसीडरेशन लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, व्हाट विल बी योर कॉस्ट ऑफ। मतलब आपको अलग अलग केसेस में 3 सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। इन शॉर्ट, आपको मिलने वाली गिफ्ट, मिलने वाला इंसान, गिफ्ट देने वाले इंसान, दोनों के टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस डिस्कस करने इन शॉर्ट। एंड प्रिसाइसली बोलूं तो 3 सवालों के जवाब देने, 3 सवालों के जवाब। आपके लिए वो गिफ्ट टैक्सेबल है या नहीं, मेरे लिए वो ट्रांजैक्शन ट्रांसफर है या नहीं है तो कैसे कंप्यूटेशन हो। कल को जाके आप अगर बेचते हो आगे तो आपको कैपिटल गेन गिनना पड़ेगा, तो आपके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा। दीज ऑल आर द क्वेश्चंस व्हिच यू हैव टू आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, टेस्ट नहीं किया गया एग्जाम में काफ़ी टाइम से, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं अगले सेशन के लिए, तब तक के लिए थैंक यू।